हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में नेक्स्ट लेक्चर्स करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे बच्चों बोहर्स एटॉमिक थ्योरम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बोहर्स एटॉमिक थ्योरम के बारे में। बच्चों पीछे जब हम देखें कि रदरफोर्ड का एटॉमिक थ्योरम फेल हुआ, उसके बाद हमने कई सारी चीजों को पढ़ा। रदरफोर्ड के एटॉमिक थ्योरम के फेल होने के बाद बोहर ने अपना मॉडल दिया। बोहर्स एटॉमिक थ्योरम कहता क्या है, जरा देखिए। सबसे पहली बात तो यह है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली on single electron species, only on single electron species। यानी बच्चों जो बोहर्स एटॉमिक थ्योरम है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ही एप्लीकेबल होता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। अब जरा देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है। बोहर कहता है कि अगर किसी एटम में किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है और सपोज कि उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v, उसका मास है m, और जिस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उसका रेडियस है r। तो बच्चों जरा गौर से बात को समझना। बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व only on that circular path, which angular momentum is the integral multiple of h upon 2 pi। इस बात को जरा ध्यान से समझना। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दैट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व only on that orbital या only in that orbital या only on that circular path। दोनों सारे लैंग्वेज एक है, सबका मतलब एक है। only on that circular path which angular momentum is the integral multiple of h upon 2 pi। यानी कि जिस सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है बोहर के हिसाब से, उस सर्कुलर पाथ का जो एंगुलर मोमेंटम है m इंटू वी इंटू आर। आप फिजिक्स में सर्कुलर मोशन पढ़े होंगे, वहां बताया गया होगा कि अगर कोई m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस के पाथ पर घूमे तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr होता है। वो कह रहा है कि h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी कि n की वैल्यू इंटीजर आए, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। अगर इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? इंटीजर्स में कुछ भी रख दो। अब जरा देखो आगे हम लोग चलते हैं तो जरा देखिए, हाँ जीरो मत रख देना, क्योंकि ऐसे किसी पाथ पे नहीं घूमेगी जिसका एंगुलर मोमेंटम 0 आ जाए। 1 2 3 4 हो सकता है। अब जरा देखो, इस बात से एक बहुत बड़ी बात निकलती है। जो रदरफोर्ड बोलता था वो कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर घूमता है। ये देखो, ये कहता था रदरफोर्ड, लेकिन ये क्या कह रहा है जरा देखो। कह रहा है उसी सर्कुलर पाथ पे घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इससे एक बहुत बड़ी बात निकल के आती है जो बच्चों को दिखती तो नहीं है,
बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वो क्या है जरा देखो। अगर यहां से हम r की वैल्यू निकालें तो r क्या हो जाएगा, NH/2 पाई इंटू m इंटू वी हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम लोग सपोज करो कि n की वैल्यू रखते हैं 1, तो सपोज कर लो r आ जाता है 6, मान लो, जबकि 6 आता नहीं होगा, कुछ भी आएगा। n मान लिया मैंने कि 6 आ गया। सपोज करो n की वैल्यू 2 पुट करने पर r की वैल्यू 9 आ गया, या 8 आ गया, 7 नहीं आएगा, इसके लिए निश्चिंत रहो, या 10 आ गया, कुछ भी आ गया। तो जरा देखो, अब जरा देखो, या तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसे रेडियस पे घूमेगा जिसकी वैल्यू है मान लो 6 एंगस्ट्रॉम, या एक ऐसे रेडियस पे घूमेगा जिसकी वैल्यू है 9, 8, 10। तो समझाना क्या चाहता हूं, जरा देखो, वैल्यू ये आएगी नहीं, नहीं तुम चेक करने लगो, वैल्यू जो भी आएगी इसी तरीके से आएगी, यानी दोनों में गैप होगा। n की वैल्यू 1 पुट करने पे r 6 आ रहा है, n की वैल्यू 2 पुट करने पर r 7 के अलावा कुछ और आ रहा है। इसका मतलब कि जैसे ही ये बात उसने बोला तो एक बात फिक्स हो गई। वो बात क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सभी पाथ पे नहीं घूम सकता, कुछ फिक्स पाथ पे ही घूम सकता है। इस बात से ये बात कन्फाइन हो रही है, ये बात क्लियर हो रही है कि इलेक्ट्रॉन नाउ कैन नॉट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस थ्रू आउट ऑल पाथ्स। Now we can say that the electron can revolve around the nucleus on some particular path. It is either 6 angstrom or 9 or 8 or 10। 7 नहीं हो सकता, यानी कि कुछ पाथेज मिक्स, कुछ पाथेज जो है वो मिस हैं। फिर से कंक्लूड कर देता हूं, इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि अब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सारे पाथ पर नहीं घूम पाएगा, कुछ फिक्स रेडियस के ही पाथ पर घूमेगा। जैसे कि मान लो कि देखो n की वैल्यू 1 पुट करने पर ये 6 आया, n की पुट करने मान लो ये 10 आ गया, एक बार में कंफर्म करो। तो अब देखो, ना तो ये 7 पे घूमेगा, ना 8 पे घूमेगा, ना 9 पे घूमेगा, यानी कि कुछ पाथ मिस हो गए कि नहीं हो गए। हाँ, यानी कि बोहर की वो बात इसने नहीं मानी, बोहर ने रदरफोर्ड की वो बात नहीं मानी। कौन सी, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी पाथ पे घूम सकता है, किसी भी पाथ पे नहीं घूम सकता है, कुछ फिक्स रेडियस के ही पाथ पर घूम सकता है। अब जरा देखो बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। तो यहां से ये फिक्स हो गया, कुछ फिक्स रेडियस के पाथ पे घूमेगा। तो आगे उसने थर्ड पॉइंट में देखो कैसे स्मार्टनेस दिखाया। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन मूविंग on that path और शेल, या इसी को ऑर्बिट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन मूविंग ऑन दैट पाथ और शेल, या इसी शेल को ही ऑर्बिट कहते हैं, which angular momentum is the integral multiple of h upon 2 pi, is the integral multiple of h upon 2 pi, do not emit energy, do not emit energy। बहुत भारी बात है ये, जरा ध्यान से देखो। थर्ड पॉइंट में उसने बोला कि ऐसे पाथ पर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वो एनर्जी को इमिट नहीं करता। अब जरा देखो ध्यान से बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट नहीं करेगा, ध्यान से समझना, एनर्जी को इमिट नहीं करेगा, देन जरा देखो क्या होगा, पाथ का रेडियस कम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। जरा देखो, रदरफोर्ड की कमी दूर हो गई कि नहीं?
रदरफोर्ड की कमी कैसे दूर हुई, जरा देखिए। रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड ने बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तो एनर्जी इमिट करेगा, तो इसके पाथ का रेडियस लगातार कम होगा, पाथ का रेडियस लगातार कम होगा, लास्ट में इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम का सारा एजम्पशन ही खत्म हो जाएगा। अब देखो जरा बोहर ने क्या दिमाग लगाया, बड़ा स्मार्ट आदमी था, इसने बोला कि ऐसे पाथ पे घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करता। तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करेगा तो बताओ, एनर्जी इमिट नहीं करेगा, पाथ का रेडियस नहीं घटेगा, पाथ का रेडियस नहीं घटेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा तो रदरफोर्ड की कमी दूर हो गई कि नहीं? भाई मैक्सवेल ने यही तो पूछा था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इमिट करेगा, पाथ का रेडियस कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। रदरफोर्ड इसका जवाब नहीं दे पाया था। बोहर ने क्या चालाकी कर दी, उसने कहा कि ऐसे शेल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वो कभी भी एनर्जी को इमिट नहीं करता। अगर एनर्जी इमिट नहीं करेगा, पाथ का रेडियस नहीं कम होगा, पाथ का रेडियस नहीं कम होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, तो बताओ ये कमी दूर होती है कि नहीं होती है? 100% दूर होती है। मींस अकॉर्डिंग टू द थर्ड पॉइंट we can remove the drawback of Rutherford's atomic theorem, which cannot explain the stability of the atom. ये 3 पॉइंट हो गया। अब जरा देखो फोर्थ पॉइंट क्या था। फोर्थ पॉइंट था, उसने बोला कि अगर किसी एटम में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी पा जाए, अगर किसी एटम में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी पा जाए, बाहर से एनर्जी पा जाए, अब बाहर से एनर्जी पा जाए, बाहर से सन वगैरह है ना, सूरज है एनर्जी का सोर्स इतना बड़ा, तो वो उस एनर्जी को एज इट इज लेकर के, मान लो ये है n=1 और ये है n=2, यानी ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। तो अगर किसी एटम का कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी पा जाए तो उस एनर्जी को ले एज इट इज लेकर के लोअर से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। फिर से सुन लीजिएगा, अगर कोई एटम का कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी पा जाए तो उस एनर्जी को एज इट इज लेकर के लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। यहां पर 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकता है, फिर हायर से लोअर एनर्जी लेवल में वापस आ जाता है, लोअर से हायर में जाता है, फिर हायर से लोअर में वापस आ जाता है 10⁻⁻8 सेकंड में। अब जब लोअर से हायर में जाने के लिए उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, तो हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी इमिट कर देगा, और अगर ये इमिटेड एनर्जी विजुअल रीजन की हुई तो इंसान को आंखों से दिखेगी, अगर विजुअल रीजन की नहीं हुई तो इलेक्ट्रॉन को तो इंसान को आंखों से नहीं दिखेगा। मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुन लो, अगर किसी एटम का कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक्सटर्नल सोर्स से क्या पा जाए, एनर्जी, तो वो उस एनर्जी को एज इट इज लेकर के लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, वहां 10⁻⁻8 सेकंड रुकता है, फिर हायर से लोअर में आ जाता है। हायर से लोअर में डायरेक्ट भी आ सकता है, वाया वाया भी। डायरेक्ट और वाया वाया का मतलब क्या है, जैसे कोई चीज 3 से 1 में आना है तो डायरेक्ट भी आ सकता है, या 3 से 2 में, 2 से 1 में भी आ सकता है। तो हायर से लोअर में आएगा जरूर 10⁻⁻8 सेकंड में। अब मैं कह रहा हूं लोअर से हायर में जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, तो हायर से लोअर में आने के लिए क्या करेगा, इमिट कर देगा। अब जरा देखो, इस इमिटेड एनर्जी की फ्रीक्वेंसी वगैरह हम पता कर सकते हैं। मान लो लोअर एनर्जी लेवल का एनर्जी है E1 और हायर एनर्जी लेवल का एनर्जी है E2, तो जो एनर्जी डिफरेंस है E2 - E1 del E है, वो हमेशा
एच न्यू का ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये भी जान लो। कभी 0.5 एच न्यू नहीं होगा, या तो 1 एच न्यू होगा, या 2 एच न्यू होगा, या 3 एच न्यू होगा, कहीं 1.5 एच न्यू 1.7 एच न्यू नहीं होगा। तो किसी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो भी एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल ही होती है, जानते रहना। तो जो डेल ई आएगा उसको मैं मान लेता हूं, चलो एच न्यू आया, तो एच न्यू आया, तो जरा देखो यहां से हम न्यू की वैल्यू पता लगा सकते हैं, E2 माइनस E1 अपॉन H करके। इसको बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी बोला जाता है बच्चों, इसको बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी बोला जाता है। ये मुख्य मेन 4 पॉइंट हैं। सबसे पहला कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। दूसरा, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरम इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली एंड ओनली दैट शेल which angular momentum is the integral multiple of h upon 2 pi. The third point is that कि ऐसे शेल में या ऐसे पाथ पे घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम h upon 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल है, वो कभी भी एनर्जी को इमिट नहीं करेगा। और तीसरा, चौथा और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर किसी एटम का कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी पा जाए तो वो उस एनर्जी को एज इट इज लेकर के लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, वहां 10 रेज टू द पावर -8 सेकंड रुकता है, उसके बाद हायर से लोअर में आ जाता है। हम उस इमिटेड एनर्जी की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसमें जो हमारा ये दूसरा और तीसरा पॉइंट है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट से ये बात फिक्स हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सारे सर्कुलर पाथ पे नहीं घूम सकता। तीसरे पॉइंट से ये बात फिक्स हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, जो कि कौन नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, जिसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब इतनी बात तो थी थ्योरेटिकल बातों में कोई बहुत दम नहीं रहता है। अब न्यूमेरिकल बातें शुरू होंगी, उनको जरा गौर से देखो। बच्चों हुआ क्या कि किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के बारे में साइंटिस्ट लोग प्रिंसिपली मुख्य रूप से मेनली 3 बातें जानना चाहते थे। किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के बारे में साइंटिस्ट लोग 3 बातें जानना चाहते थे मेनली। मैं आपको कुछ और भी बातें बताऊंगा जो न्यूमेरिकल अप्रोच से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला, किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैसे जाना जाए। दूसरा, किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे जानी जाए। तीसरा, किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे जानी जाए। फिर से सुन लीजिए, बोहर्स एटॉमिक थ्योरम में किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के बारे में वैज्ञानिक लोग 3 चीज जानना चाहते थे। पहला, उस इलेक्ट्रॉन का जिस पाथ पे घूम रहा है उस पाथ का रेडियस। दूसरा, जिस पाथ पे घूम रहा है उस पाथ पे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी। तीसरा, जिस पाथ पे घूम रहा है उस पाथ पे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। चाहे पाथ बोलूं चाहे इसी को मैं अपने शब्दों को चेंज कर दूं कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एनी शेल, किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का रेडियस, किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। वही पाथ ही शेल है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर घूमता है उसी पाथ को ही शेल कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, सबसे पहले हम लोग रेडियस पे वर्कआउट कर लेते हैं। तो बोहर्स एटॉमिक थ्योरम का जो सेकंड पॉइंट था वो क्या था। सेकंड पॉइंट तो लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू, बहुत ध्यान से देखना, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, खाली ध्यान से देखते जाओ। अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरम, मैं बोल सकता हूं बच्चों कि जो इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना पड़ेगा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ऐसा कौन कहता है, ऐसा चाचा बोहर कह के जा चुके हैं। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब तुमने एक चीज और पढ़ा होगा फिजिक्स में
कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर तभी घूम सकता है जब सेंट्रीपिटल फोर्स अस्तित्व में हो। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो सर्कुलर पाथ पर घूमते हुए पार्टिकल को हमेशा सेंटर की तरफ खींच के रखता है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एनी पार्टिकल कैन नॉट रिवॉल्व ऑन द सर्कुलर पाथ। इसको हमेशा याद रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स के एब्सेंस में दुनिया का कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे कभी भी घूम नहीं सकता। अब जरा देखो और बात को समझने की कोशिश करना। हम देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो कूलाम्बिक फोर्स होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अगर m मास का है ये पार्टिकल और उसकी वेलोसिटी v है, तो जरा देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देख लो। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या बोलूंगा जरा देखना। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r, ये होता है फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का। अगर m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस के पाथ पे घूम रहा हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। तो mv² अपॉन r ये किसके बराबर हो जाएगा? दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को तुम कूलाम लॉ से निकालते हो ना। कूलाम चाचा क्या कहते हैं? अगर Q1 Q2 चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं तो इनके बीच लगने वाला फोर्स 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r² के बराबर होगा बच्चों। तो ये हम लिख देते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 क्या है जरा देखो। Q1 मान लो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, और दुनिया के किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है वो Z इंटू ई के बराबर होता है, जहां पर जो Z है वो एटॉमिक नंबर है। ये तो आप ऐसे भी जान सकते हैं, जैसे देखिए सोडियम है तो न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन के बराबर चार्ज, मैग्नीशियम है तो 12 प्रोटॉन के बराबर, तो हमने Z इंटू ई कर दिया। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड और प्रोटॉन की चार्ज का मैग्नीट्यूड एक बराबर होता है, तो टोटल कितना चार्ज हो गया? Z क्या है यहाँ 11 इंटू ई, मैग्नीट्यूड ले लो ई, Z इंटू ई मैग्नीट्यूड लेना, क्योंकि तुमको मालूम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में जो चार्ज होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा बच्चों? Z इंटू ई के बराबर होगा। अगर न्यूक्लियस का चार्ज Z इंटू ई के बराबर होगा तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं बहुत इजीली। क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? देखिए आप क्या पुट करेंगे, E इंटू ZE अपॉन r²। इसको हम लोग एक कांस्टेंट की तरह टैकल कर सकते हैं क्योंकि इसका हमें कोई यूज नहीं है। हालांकि फिजिक्स में आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है फिजिक्स के हिसाब से 9 इंटू 10⁻⁹ और कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। और ε0 इसको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं। वैक्यूम की 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻12 के आसपास आती है ये भी वैल्यू। तो फिजिक्स में आपको काफी डिटेल में बताया जाएगा, हमको इसकी उतनी जरूरत नहीं है, बट मैं जानता हूं इसको बहुत अच्छे से। जरा देखिए बच्चों आगे चलें अगर हम लोग तो हम पाएंगे कि इसको k की तरह ट्रीट करते हैं। तो mv² अपॉन r इक्वल्स टू k Z² अपॉन r² हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान दो। r से r कट भी गया तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया कि mv² इज इक्वल्स टू k ZE² अपॉन r मिल गया। अगर हम इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 2 तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, हमारे पास दो इक्वेशन हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम लोग r की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। तो जरा देखो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर दें, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करके इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें, तो जरा ध्यान से देखना, स्क्वायर करोगे तो m का स्क्वायर, v का स्क्वायर, r का स्क्वायर अपॉन mv², इधर n² h² 4 पाई का स्क्वायर
भाई राइट साइड टोटल स्क्वायर यही आएगा, और इससे डिवाइड करोगे तो ये ऊपर जाएगा तो R अपॉन के जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड बचेगा m इंटू r, और क्या बचेगा, n स्क्वायर को बाहर कर दो तो h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और क्या बचेगा के जेड ई स्क्वायर बचेगा बच्चों। अगर हम z को भी बाहर, अगर हम यहां से r की वैल्यू सिर्फ निकालें तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाई जेड h स्क्वायर अपॉन m, या ऐसे लिख दो इसको और इजिली हैंडल कर देते हैं इसको। क्या हो जाएगा जरा देखो, 4 पाई m एप्सिलॉन नॉट के जेड ई स्क्वायर। अब जरा देखो, अगर हमको इतनी वैल्यू मिल गई, यानी कि हमें कितना आ गया, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू बच्चों हमको मिल गया कितना, देखो आर की वैल्यू हमको मिल गया एन स्क्वायर बाई जेड इंटू, जरा देखो इंटू में क्या आया है, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम एप्सिलॉन नॉट के जेड ई स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम एप्सिलॉन नॉट के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.634 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड। इधर जरा देखो पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 किलोग्राम। K की वैल्यू कितनी आई थी, हमने पीछे बताया था 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर था। Z बाहर ही कर दियो। E का स्क्वायर, E कितना है तुम्हारा, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड लोगे 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलाम। ये सारी वैल्यू जब रख करके कैलकुलेट करोगे तो R आता है 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। भरोसा हो तो मान लो, नहीं तो जाके कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करोगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि यही इतना आता है। अब जरा देखो कुछ डिस्टेंस के बारे में चीजें मालूम होनी चाहिए, लेंथ वगैरह की, जैसे 1 माइक्रोमीटर ये बराबर होता है 10 रेज टू द पावर -6 मीटर के, 1 नैनोमीटर ये बराबर होता है 10 रेज टू द पावर -9 मीटर के, 1 एंगस्ट्रॉम ये बराबर होता है 10 रेज टू द पावर -10 मीटर के, 1 पिकोमीटर ये बराबर होता है 10 रेज टू द पावर -12 मीटर के, 1 फर्मी ये बराबर होता है 10 रेज टू द पावर -15 मीटर के, 1 मीटर ये बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, या 1 मीटर ये बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के, या 1 डेसीमीटर ये किसके बराबर होता है 10 सेंटीमीटर के। ये लेंथ की यूनिट आपको बच्चे नहीं है, आप मालूम होना चाहिए, एकदम अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर सरकार इतनी बातें आपको एकदम अच्छे से मालूम होना चाहिए तो किसी भी फॉर्म में कहे तुम यूनिट को कन्वर्ट करके लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपसे यही फॉर्मूला पिकोमीटर में कहे तो हम जानते हैं कि 1 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है 10 रेज टू द पावर -10 मीटर के, और 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है 10 रेज टू द पावर -12 मीटर के। तो यहां से 1 मीटर जो है वो 1/10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, और यहाँ से 1 मीटर 1/10 की पावर -12 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब LHS बराबर है तो सामान्य नियमों के हिसाब से RHS भी बराबर होना चाहिए, 1/10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम बराबर होना चाहिए 1 की पावर 10 रेज टू द पावर -12 पिकोमीटर के, सॉरी पिकोमीटर के। यहां से सॉल्व करोगे तो पता लग जाएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, ऊपर चला जाएगा 100 पिकोमीटर। यानी अगर तुम्हें यही फॉर्मूला किसमें चाहिए, पिकोमीटर में चाहिए, तो बहुत आसानी से आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड इंटू 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम को रिप्लेस कर सकते हैं 0.53 n स्क्वायर बाई जेड इंटू 100 पिकोमीटर से। यानी कि यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
यही फॉर्मूला हमारा बन जाएगा R इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड इंटू 100 पिकोमीटर या 53 n स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर। तो किसी भी फॉर्म में फॉर्मूले को कहे हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अब जरा देखो बच्चों, यहाँ कुछ चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में बताता हूं, जरा देखो। इफ एटम इज हाइड्रोजन, तब तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी और R क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो जरा Z की वैल्यू 1 हो गई, R क्या हो गया, n स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये तो हाइड्रोजन के लिए हो गया। अब जरा देखो दूसरी बात जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा देखो R की वैल्यू आई थी 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम के बराबर। अब जरा देखो इफ n इज इक्वल टू 1 तो R इज इक्वल टू R1, यानी अगर n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो पहले शेल का रेडियस मिल जाएगा। तो पहले शेल का रेडियस कितना हुआ, 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन z के बराबर हुआ। अब अगर हम देखें तो जरा देखो इक्वेशन नंबर 1 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 0.53 अपॉन z इंटू n, ये एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जरा देखो ये एक्चुअल में है क्या, R1 की ही तो वैल्यू है, यानी R इज इक्वल टू R1 इंटू n स्क्वायर। यानी कि दुनिया में वो सब एटम जिन पर बोहर्स एटॉमिक थ्योरम एप्लीकेबल है, उसके किसी भी शेल के रेडियस को फर्स्ट शेल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बहुत ध्यान से सुनना, यानी कि वो सारे एटम जिन पर बोहर्स एटॉमिक थ्योरम एप्लीकेबल है, उनके किसी भी शेल का रेडियस, उनके, बहुत ध्यान से सुनो इसको, किसी भी शेल का रेडियस, किसी भी शेल का रेडियस फर्स्ट शेल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसकी क्या उपयोगिता है, क्या यूजेस है, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट शेल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसके बड़े भयंकर यूज हैं, लिखा जा सकता है। अभी दिखाता हूं कैसे। इसमें एक आध बातें और बता देते, जैसे कोई कहे कि हाइड्रोजन के दूसरे, तीसरे, चौथे शेल के रेडियस का रेशियो बताओ। तो जरा देखो R2 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 0.53, R3 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 0.53, R4 क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर इंटू 0.53। तो रेडियस लोगे तो R2 इज टू R3 इज टू R4 क्या आ जाएगा, 4 इज टू 9 इज टू 16 आ जाएगा। ये तो कट जाएगा 0.53 0.53 0.53। कभी कभी पूछता है, कुछ भी पूछे तो हैंडल कर लोगे उसको। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से देखो। हाइड्रोजन में Z1 हो जाएगा, एक तो ये बात। दूसरी बात इधर जो मैंने बताया कि किसी भी शेल के रेडियस को फर्स्ट शेल के रेडियस के फॉर्म में बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है। अब जरा देखो असली बात, असली बात में ही सारी चीजें छुपी हुई हैं। असली बात क्या है, जरा सुनो, क्वेश्चन देखो बच्चों। अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन से हम इन बातों को ज्यादा मैनर वे में सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमसे कहता है कि सपोज रेडियस ऑफ सेकेंड शेल ऑफ He plus is a nanometer, then calculate number 1 radius of third shell of He plus या radius of fourth shell of Li plus 2, या हमसे कहे radius of fifth shell of Be plus 3,
या हमसे कहे रेडियस ऑफ 8th शेल ऑफ हाइड्रोजन, हमसे ये चार बातें कैलकुलेट करने को बोल रहा है। हमसे दिया है कि रेडियस ऑफ सेकंड शेल ऑफ He+ इज ए नैनोमीटर, और हमें कह रहा है अब कैलकुलेट करके दिखाओ। क्या क्या कैलकुलेट करके दिखाओ? आप हमें जो है रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ He+ निकाल के दिखाओ। आप हमको क्या दिखाओ? आप हमें रेडियस ऑफ फोर्थ शेल ऑफ Li+2 दिखाओ। आप हमें रेडियस ऑफ फिफ्थ शेल ऑफ B+3 दिखाइए, और आप हमें रेडियस ऑफ 8th शेल ऑफ हाइड्रोजन दिखाइए। चलो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ही है, इसके पास 1 ही है, इसके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इन सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हम बोहर्स एटॉमिक थ्योरम को मुस्कुरा के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सबसे पहले देखो रेडियस का क्या फॉर्मूला आपने डिराइव किया, आपने डिराइव किया 0.53 n² / z एंगस्ट्रॉम। अब सबसे पहले तो रेडियस नैनोमीटर में दिया है तो फॉर्मूले को भी नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लो, या रेडियस को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो, दोनों कर सकते हो। चलो रेडियस को ही एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो, या फॉर्मूले को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लो। चलो फॉर्मूले को ही कर देते हैं। हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो हम इन दोनों रिलेशन का इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि जो है यहां से हम बोल सकते हैं कि 1/10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर, या बोल सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 नैनोमीटर। अगर हमको इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या कर देना पड़ेगा? हमको 10 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ये कैसे लिखा? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ से यूनिटरी लॉ लगा के लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/10⁻⁹ नैनोमीटर। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो हमको क्या मिल जाएगा? 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1/10⁻⁻10 आएगा ये, सॉरी 1/10⁻⁻10 आए -1 आएगा। तो इसको इक्वेट करोगे तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर हो जाएगा। तो अब जरा देखो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल्स टू 0.053 n² / z नैनोमीटर रख सकते हैं। क्या किया हमने? एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हमें नैनोमीटर में फॉर्मूला मिल गया, बस बात खत्म। अब एक एक चीज हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर डालेंगे। कैसे? जरा देखो, बहुत ही आसान है, खाली एक बार आपको चीजों को बेहतर वे में समझ लेना पड़ेगा। यानी कि चीजों को एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई भी परेशानी होने की नहीं है। देखो कितना आसान है, मुस्कुराते हुए देखो। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर थर्ड शेल की बात करता है He+ के, तो जरा देखो हम जानते हैं कि He+ के सेकंड शेल का, यानी कि R2 जो है वो दिया है He+ का, क्या हो जाएगा? 0.053 2 का स्क्वायर अपॉन He+ का Z कितना होता है? Z होता है 2He4, एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो ये कितना दिया हुआ है? A नैनोमीटर, और ये भी कितना आ गया? इतना नैनोमीटर, क्योंकि फॉर्मूला हम नैनोमीटर में यूज कर रहे हैं। नैनोमीटर से नैनोमीटर कट जाएगा, 0.053 इंटू 2 बचेगा। अब जरा देखो अगर हमको R2 पता लग गया, इतना है, ठीक है, और हमको क्या पूछ रहा है? R3 पूछ रहा है A के टर्म में। तो जरा देखिए R3 हम क्या लिख सकते हैं? R2 हमको इतना पता लग गया, तो जरा देखो इसको कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहला मेथड जरा देखिए, R2 के डेटा से हमको पता लग गया कि A की वैल्यू इतनी है, तो इस रिलेशन को भी यूज कर सकते हैं। या जरा देखो हमने पीछे देखा था कि किसी भी शेल के रेडियस को पहले शेल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो जरा दूसरे शेल के रेडियस को पहले शेल के फॉर्म में लिखोगे तो R2 इक्वल्स टू R1 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R2/4 हो जाएगी। R2 कितना आ गया? जरा देखो
R2 हमारा कितना दिया हुआ है, R2 की वैल्यू हमें a नैनोमीटर दी हुई है, तो हमारा R1 कितना हो गया, a/4 हो गया। अब अगर हमारा R1 a/4 हो गया तो जरा देखो कि आगे क्या कर सकते हैं हम लोग बच्चों। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए फुल इज्जत। क्या कहते हो? अब जरा देखो, अगर हमको चाहिए फुल इज्जत तो अब क्या होगा, अब देखो बेटा हमको चाहिए R3, तो R3 क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि किसी भी शेल के रेडियस को फर्स्ट शेल के रेडियस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो R3, R1 की वैल्यू कितनी आई है, a/4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो R3 की वैल्यू कितनी आ गई, 9a/4। यानी कि हम ये जो किए हैं इसको करके भी बहुत कुछ जान सकते हैं, इसको किए बिना भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो इतना नैनोमीटर आ गया। आप देखो ये तो हमारा बेस्ट मेथड है, तो चलो हम इसको हटा ही देते हैं, इससे तुम इसको काउंट ही मत करना, तुम मेरे तरीकों को देखो। तुमको मैंने पीछे सिखाया है, आंसर उससे भी आएगा, थोड़ा लेंदी जाएगा। तुमको हमने पीछे सिखाया है कि किसी भी शेल के रेडियस को फर्स्ट शेल के रेडियस के फॉर्म में लिखा जा सकता है, फर्स्ट शेल के रेडियस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। R2 दिया है तो R2 क्या हो जाएगा, R1 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ से R1 मिल गया, R1 मिलते ही चाहे R3 पूछे, चाहे R4 पूछे, चाहे R6 पूछे, सेम एटम का फटाफट आएगा कि नहीं आएगा, फटाफट आएगा। अब जरा देखो, एक हमने निकाल दिया, हमने निकाला कि R3 क्या, He प्लस कितना आ गया बच्चों, 9a/4 नैनोमीटर आ गया। अब आगे भी हम इसी पेज पे कर डालेंगे। आगे जरा क्या निकालना है, देखो आगे हमको निकालना है लिथियम के फोर्थ शेल का एटॉमिक रेडियस हमको फर्दर कैलकुलेट करना है। तो लिथियम के फोर्थ शेल का एटॉमिक रेडियस बहुत इजीली आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए हमको मालूम है क्या, हमको मालूम है R2 ऑफ जो हीलियम होगा वो 0.053 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 होगा n²/z से, और R4 ऑफ जो Li+2 होगा वो क्या हो जाएगा, देखो 0.053 इंटू 4 का स्क्वायर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, n²/z, तो यहाँ नीचे 3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो R2 अपॉन He, R2He प्लस अपॉन R4 ऑफ Li+2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.053 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, अपॉन 1 आ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 0.053 इंटू 4 का स्क्वायर आ जाएगा। इससे ये कट गया, 0.053 से 0.053, और ये 4 जा 16 और ये 2 है, ये कट के 8 हो जाएगा। यानी कितना बचा, ये बचा 3/8 के बराबर। अब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है इसका वैल्यू हमें, a नैनोमीटर दिया हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पाओगे कि R4 ऑफ Li+2 इज इक्वल्स टू 8a/3 आ जाएगा बच्चों। तो ये हमें दूसरा आंसर भी मिल गया। R4 ऑफ Li+2 कितना आ गया, 8a/3 आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज को मैं आगे कर देता हूं, जरा देखो तीसरा क्वेश्चन, जरा देखो हमसे कह रहा है कि R5 निकालो किसका, Be+3 का। तो कितना हो जाएगा, 0.053 इंटू 5 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 होता है, 4 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और हमको क्या दिया है, R2 ऑफ He प्लस दिया हुआ है 0.053 और 2 का स्क्वायर अपॉन 2 नैनोमीटर। अब जरा देखो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 2 से ये 2 उड़ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या पा जाओगे, R5 Be+3 अपॉन R2 He प्लस इज इक्वल्स टू, जरा देखो 0.053 इंटू 25/4, और ये ऊपर जाएगा तो 1.053 इंटू 2, इससे ये कट गया, 25/8 आ गया। यानी कि R5 ऑफ
b प्लस 3 अपॉन a इज इक्वल टू 25/8 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r5 ऑफ be प्लस 3 दिस इज नथिंग बट 25/8 a नैनोमीटर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हाइड्रोजन के 8th शेल का रेडियस बताइए। ठीक है, हाइड्रोजन के 8th शेल का, तो हाइड्रोजन के 8th शेल का जो रेडियस होगा 0.053 इंटू 8 का स्क्वायर अपॉन जेड कितना है हाइड्रोजन के लिए 1 नैनोमीटर। दिया क्या है, हीलियम के सेकेंड शेल का दिया हुआ है 0.053, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 कट गया नैनोमीटर। कुछ ना करो, डिवाइड कर दो, RH8 और ये कितना दिया है a नैनोमीटर, और ये कितना हो जाएगा 0.053 इंटू 8 का स्क्वायर अपॉन 0.053 इंटू 2 64, और ये कितना हो जाएगा 32, और ये RH8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 इंटू a नैनोमीटर। इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन रेडियस के किए। उम्मीद करता हूं कि जरूर आपको समझ में भी आए होंगे ये चीजें। तो खाली तुम एक उसका सबसे मेन बात जो हमने 2 एप्लीकेशन किया, एक तो किसी का दिया है और किसी दूसरे का पूछ रहा है, एक सेम का दिया है सेम का ही पूछ रहा है। तो दोनों में आपने अगर चीजों को सीखा होगा, अच्छे से सुना होगा, तो ये बहुत बेहतरीन है। इससे बेहतर और कुछ न्यूमेरिकल रेडियस वगैरह पे बनता नहीं है। सब में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। जैसे भी मान लो आपसे कह दे कि Li+2 के थर्ड शेल का रेडियस है x एंगस्ट्रॉम, तो Li+2 के 5th शेल का रेडियस क्या होगा, 5th शेल का रेडियस बताओ। तो कुछ नहीं, हम तो मालूम है कि R5 जो होगा वो R1 इंटू 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी शेल के रेडियस को फर्स्ट शेल के रेडियस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी बच्चों इस बात को ध्यान से देखो, R1 मिल जाए बस आंसर आ गया। R1 कैसे आ जाएगा, R2 दिया है इसी को यूज कर दो। R2 क्या हो जाएगा, R1 इंटू 2 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू x है, x अपॉन 4 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया आपका R1। उठा के वैल्यू पुट करो R5 में, तो R1 अपॉन 4 इंटू 25, यानी 25/4 R1 एंगस्ट्रॉम। R1 की वैल्यू कितनी आई है 25/4 इंटू x अपॉन 4, यानी 25/16 एंगस्ट्रॉम। धड़ से आंसर आ जाएगा। नहीं तो अगर नॉर्मल मेथड से चलोगे तो कैलकुलेट करते करते आंसर तो आएगा, बट इतना परेशान कर देगा आपको कि आप जो है टाइम खा जाओगे। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है, थोड़ा मोड़ा नहीं। अब बच्चों आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो हमने सबसे पहली प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जिसमें हमने किसको निकाला, किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के रेडियस को जाना। लेकिन वैज्ञानिक लोग 3 चीजों में इंटरेस्टेड थे। एक तो रेडियस जानना चाहते थे, दूसरा वेलोसिटी जानना चाहते थे, तीसरा एनर्जी जानना चाहते थे। तो आओ अब हम दूसरी बात पे आ जाएं, जो कि है वेलोसिटी। मान लो कि कोई सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमने मान लिया है m है, वेलोसिटी v और माना रेडियस r है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं कि mvr इक्वल्स टू n h अपॉन 2π। आई एम इंटरेस्टेड फॉर वेलोसिटी, तो मैं बोल सकता हूं v इज इक्वल्स टू n h अपॉन 2π इंटू m। अब जरा गौर से देखना, r को अलग कलर के पेन से लिख रहा हूं, लॉजिक है। जरा देखो r की क्या वैल्यू हमारे पास आई थी, हमारे पास r की कुछ वैल्यू आई थी। वो वैल्यू हमारी क्या थी, जरा देखो, r था n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π m e स्क्वायर k इंटू z।
अगर हम ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई m e स्क्वायर k z, तो जरा बातों को खूब मजे से देखो। पाई से पाई कट जाएगा, m से m कट जाएगा, n से n कट जाएगा, h से h कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 टाइम बचेगा क्या, जरा देखो। v जो है वो हमारा क्या बच जाएगा बच्चों, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 के ही बराबर बचा। नीचे जरा देखो क्या क्या बचा, एक n बचा, एक h बचा, और ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा। पूरा का पूरा ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, इंटू 2 बचा है 4 2 से कटने के बाद, और जो है सॉरी पाई का स्क्वायर था, पाई का स्क्वायर था तो एक पाई बचा रहेगा कटने के बाद, 2 इंटू पाई इंटू m तो कट चुका है, सॉरी m कट चुका है, तो जरा देखो m नहीं बचेगा, और हमारा क्या बचेगा, e स्क्वायर, k बचेगा, और क्या बचेगा, z बचेगा। अगर मैं गलत नहीं तो इतनी ही चीजें हमारे पास बचेंगी। अब वेरिएबल को बाहर कर लो, हम जरा देखो z अपॉन n को अगर बाहर कर लें तो 2 पाई e स्क्वायर k अपॉन एन एच, इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू पीछे आपको बताई गई है। जब तुम इस सबको वैल्यू को पुट करोगे तो v जो आता है वो आता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या हो गया, किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। इसका हम वर्सटाइल यूज कैसे करेंगे, जरा देखो। हमको मिला क्या, हमको मिला बच्चों v इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। इफ n इज इक्वल्स टू 1 तो जरा देखो v1 क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस इक्वेशन को जरा देखो ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z मीटर पर सेकेंड इंटू 1/n। कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा देखो इसकी वैल्यू ही तो तुम निकाले हो v1 के बराबर, तो v इक्वल्स टू v1 अपॉन n हो गया। क्या पता लगा, जैसे तुमने देखा था कि किसी भी शेल के रेडियस को फर्स्ट शेल के रेडियस के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वैसे ही तुम कह सकते हो कि किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को फर्स्ट शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के फॉर्म में लिखा जा सकता है 100%। और इसका यूज क्या है, जरा देखो क्वेश्चन में है इसका यूज। भैया आपसे कहेगा, क्वेश्चन में आपसे कह देगा क्या, क्वेश्चन में आपसे कह देगा कि Be+3 के थर्ड शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है a मीटर पर सेकेंड। तो Be+3 के सिक्स्थ शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी। ध्यान से देख लो क्या कह रहा है कि Be+3 के थर्ड शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है a नैनोमीटर। तो Be+3 के सिक्स्थ सेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी। बच्चा सोचेगा, लेकिन जो मुझसे पढ़ा है वो जरा भी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि रणजीत सर ने बता रखा है कि हम किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को फर्स्ट शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जरा देखो स्टेटमेंट से हम कैसे सॉल्व करेंगे धड़ से इसको। v3 जो होगा वो v1 अपॉन 3 के बराबर होगा, ये इस फॉर्मूले से। v3 कितना दिया है, a मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो v1 कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा 3a मीटर पर सेकेंड। और v1 मिलते ही v6 निकालने से कोई रोक पाएगा। v6 कितना हो जाएगा, v1 अपॉन 6, v1 कितना है 3a और अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि a/2। v6 कितना आ जाएगा, a/2। यहां से आप एक चीज और देख सकते हो बच्चों कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर गया
उसकी वेलोसिटी घट गई। देखो जब न्यूक्लियस के पास था, पहले शेल में था, तो 3a मीटर पर सेकंड से भाग रहा था। 6th सेल में गया तो a/2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है। मींस as soon as electron will go far and far from the nucleus, its velocity is continuously decreases। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और भी कई तरीके के क्वेश्चन बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई भी तरीके के क्वेश्चन बना सकता है, जैसे हमने पीछे बनाया था। जैसे आपसे कह दे कि velocity of third electron, velocity of electron in third shell of Li+2 is suppose a मीटर पर सेकेंड। तो हमें कहे कैलकुलेट करो, कैलकुलेट velocity of electron in second shell of He+, कितना होगा? velocity of electron in fifth shell of Be+3 कितना होगा? velocity of electron in fifth shell of हाइड्रोजन कितना होगा? velocity of electron in ninth shell of Li+2 कितना होगा? ये 3 क्वेश्चन कहता है, फटाफट सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे, पहले क्वेश्चन समझ लो, कह रहा है कि हमको थर्ड सेल, लिथियम के थर्ड सेल की वेलोसिटी हमको दी हुई है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी हमको थर्ड सेल की दी हुई है, किसके? लिथियम के, किसके? Li+2 के। कितना हो जाएगा? v1/3 के बराबर हो जाएगा। और कितना दिया हुआ है? ये a मीटर पर सेकंड दिया है, तो इसकी जगह पे a पुट कर दिया, तो a × 3 ये क्या हो जाएगा? v1। ठीक है, जैसे ही हमको v1 की वैल्यू मिल गई, तो आगे की कहानी जरा देखो। अब हम एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले तो जरा देखो, ये तो हमें किसके लिए यूजफुल होगा? ये तो हमें इसके लिए यूजफुल होगा, ये जो क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि सेम एटम है। तो सबसे पहले मैं लास्ट वाला ही कर देता हूं। हमको 9th शेल का पूछ रहा है। 9th शेल का पूछेगा तो क्या करोगे? v9 of Li+2 v1/9। तो हमको v1 की वैल्यू पता लग गई है, तो v9 of Li+2 कितना हो जाएगा? 3a/9, यानी कि a/3 हो जाएगा। अब आगे जरा देखो, आगे ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, आगे हमको सिस्टमेटिकली समझना पड़ेगा, क्योंकि एटम बदल गया है। जब एटम सेम था तब तो ठीक था, एटम बदल गया। एटम बदल के क्या कह रहा है कि सेकंड सेल ऑफ He+। चलो भैया, v2He+ कितना आ जाएगा? 2.18 × 10⁻⁶ × Z/n मीटर पर सेकेंड। और हमको क्या दिया है? हमको v3 दिया हुआ है, ठीक है। v3 of Li+2 ये कितना हो जाएगा? 2.18 × 10⁻⁶ × Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी लिथियम के लिए? 3, और थर्ड शेल के लिए बात भी कर रहा है, तो अपॉन में 3 मीटर पर सेकंड कट गया। तो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हम पाएंगे कि v2 of He+2 बराबर होगा v3 of Li+2, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हीलियम के सेकंड शेल में जितना होगा, ठीक उतना ही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी Li+2 के थर्ड शेल में होगा, यानी आपस में बराबर होंगे। और Li+2 के थर्ड शेल की वेलोसिटी हमको मालूम है कितना, ये बराबर है किसके? a के। तो ये सब बराबर आ जाएगा a नैनोमीटर के। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। डाटा सेट होते होते ये सेट भी हो गया कि लिथियम के तीसरे शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जितनी होगी, ठीक उतनी ही वेलोसिटी होगी हीलियम के सेकंड सेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके हमें बताइएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। खैर अच्छा, यहाँ तो कमेंट नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर देते हैं।
वहां आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। चलो तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अगले को सॉल्व कर देते हैं फटाफट। देखो हमको दिया क्या है, V3 ऑफ Li प्लस 2 इज इक्वल टू 2.18 और 3/3 मीटर पर सेकेंड। क्या चाहिए हमको, V5 ऑफ Be प्लस 3 चाहिए 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z कितना हो जाएगा बेरिलियम का, 4/5 मीटर पर सेकेंड। डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो V3 ऑफ Li प्लस 2 अपॉन V5 ऑफ Be प्लस 3, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये उड़ जाएगा इससे और ये उससे कट गया, यानी कि 5/4 के बराबर आ जाएगा गाइस। अब इसकी वैल्यू तुम्हें मालूम है, तो V5 ऑफ B प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4A/5। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। एक पार्ट और बचा हाइड्रोजन का, वो भी बहुत आसान है। देखो हमको मालूम है ये इस इक्वेशन को तुम्हें मालूम ही है, तो इसको चलो 1 मान लेते हैं। तो हाइड्रोजन वाले में क्या करोगे, V9 ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻6 और Z 1/9। डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, V3/V9। ये हाइड्रोजन है, सॉरी ये लिथियम है, हाइड्रोजन जानते रहना। ये कितना हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा, बाकी सब कुछ कट जाएगा। तो V9 कितना हो गया, 9/A के बराबर आएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ पाए होगे जरूर ही। अब हमने किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के बारे में 3 चीजें जाना, क्या सॉरी 2 चीजें जाना। सबसे पहले हमने जाना बच्चों किसके बारे में, सबसे पहले हमने जाना रेडियस के बारे में, फिर हमने जाना किसके बारे में, फिर हमने जाना वेलोसिटी के बारे में। अब हम चल रहे हैं जानने किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का अगर बच्चा एनर्जी जानना चाहता है तो बहुत ही आसानी से जान सकता है। देखो मान लिया कि किसी शेल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है ये भैया। अब अगर हम जानना चाहते हैं इसकी एनर्जी, तो किसी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो एनर्जी रटना मत, हमको 3 तरह की एनर्जी जानना है। एक तो उसकी टोटल एनर्जी जानना है, दूसरा उसका काइनेटिक एनर्जी जानना है, तीसरा उसका पोटेंशियल एनर्जी जानना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जान लो। अगर एक चार्ज Q1 है दूसरा Q2, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का 1/4πε0 Q1 Q2/r। अगर चार्जेस अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r। अब ध्यान देना हम हमेशा चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, यहाँ प्लस प्लस तक प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं, बट यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो नेगेटिव साइन आएगा। ये चीज बहुत ध्यान देने की है। तो जरा देखो, अब अगर इसका रेडियस था r, इसका मास था m, इसकी वेलोसिटी थी v, तो जरा देखो सब कुछ कितनी आसानी से हो जाएगा। हम जानते हैं कि किसी भी चीज की जो टोटल एनर्जी यहाँ होगी, या किसी इलेक्ट्रॉन की, किसी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 12mv का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 1/4πε0। नेगेटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इंटू Q1 Q2। न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है Ze माना जाता है, पीछे समझाया, Ze²/r। इसको हमने K माना था, तो अगेन हम इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर देंगे। 12mv² माइनस ये क्या हो जाएगा kZe²/r। अब जरा देखो तुमने लिखा था कि mv²/r इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Ze²/r सेंट्रीपिटल फोर्स वाले केस में।
कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे तभी घूमेगा जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कैसे लगता है? कूलाम्बिक अट्रैक्शन के द्वारा। तो m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस के पाथ पे घूमे तो फॉर्मूला होता है mv²। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r² के। अब जरा देखो, क्योंकि भैया ये सेंट्रीपिटल फोर्स कूलाम्बिक अट्रैक्शन ही तो है ना। हाँ, अब जरा देखिए, इसको k मान देते हैं, r से r कट गया तो mv² की वैल्यू कितनी आ गई? k ze² अपॉन r आ गया। अब अगर हम इस वैल्यू को, एक सेकेंड थोड़ा नीचे हो गया, अगर हम इस वैल्यू को क्या करें बच्चों, इस वैल्यू को k ze² अपॉन r आ गया, यहाँ पर रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करेंगे तो हम पाएंगे E टोटल जो है वो क्या है? हाफ mv² की जगह क्या लिख सकते हैं? k ze² अपॉन r माइनस k ze² अपॉन r। अब जरा गौर से देखो, ये क्या है? ये टोटल जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? ये टोटल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अगर खूब गौर से देखोगे तो ये जो वैल्यू है वो इसकी आधी है, या ये जो वैल्यू है वो इसकी डबल है, लेकिन साइन देखो अलग है, साइन यहाँ नेगेटिव है। यानी मैं लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इतना है, तो अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दे तो इसके बराबर आ जाएगा। यानी कि बहुत भारी रिलेशन है। किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन होता है। अब इसको तुम और सॉल्व करोगे तो ई टोटल एलसीएम ले दो तो 2r हो गया, 2r हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा k ze² माइनस 2k ze²। इसको सॉल्व करोगे तो ई टोटल आ जाएगा माइनस k ze² अपॉन 2r। अब जरा देखो, k ze² अपॉन 2r क्या था? ये टोटल था काइनेटिक एनर्जी। देख लो, काइनेटिक एनर्जी ही तो है ना ये इतना क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि ई टोटल जो है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। बहुत भारी चीजें हैं ये। जरा देखो, अब हमने तीनों एनर्जीज में रिलेशन निकाल दिया। बहुत भयंकर बात है ये, इसको मैं यही लिखूंगा आगे नहीं, जिससे आपको दिखता रहे। जरा देखो बच्चों, अगर हम देखें तो तीनों एनर्जी में हमें इंटर रिलेशन पता लग गया। यानी कि किसी सेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मालूम है तो क्या निकाल दूंगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल मालूम है तो क्या निकाल दूंगा? टोटल या काइनेटिक। की एक मालूम है तो बाकी आ जाएंगे। कैसे? जरा देखो, हमने देखा कि ई टोटल जो है वो किसके बराबर है? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जरा देखो, माइनस काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। तो क्या हो गया? प्लस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। यानी कि ई टोटल किसके किसके बराबर है? माइनस काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। तो जरा देखो, ये है रिलेशन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। किसी भी ऐसे एटम जिसपे बोहर्स एटॉमिक थ्योरम एप्लीकेबल हो, उसके किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का अगर हमें एनर्जी पूछे तो 3 तरह की एनर्जीज पूछेगा। एक टोटल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी एक मालूम हो बच्चों तो बाकी का दोनों अपने आप डांस करता हुआ आएगा, बिल्कुल आराम से आएगा। इसमें हमें जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखो, जनरलाइज फॉर्मूला क्या होगा, मैं बता देता हूं उसको। जनरलाइज फॉर्मूला जो होगा, यहां अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो जरा देखना, ई टोटल हमारा जो आया माइनस के ze² अपॉन 2r। सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो ई टोटल आता है -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बच्चों, आपको लगभग 90% क्वेश्चंस में ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं बच्चों की बैंड बजा दूं। कैसे? जरा देखो, जेई जो एग्जाम है वो थोड़ा टेढ़ा एग्जाम होता है, उसमें तुम्हें सब आता रहेगा फिर भी नहीं कर पाओगे। क्या कर देगा? जरा देखो,
वो सिर्फ कह देगा टोटल एनर्जी की यूनिट चेंज कर देगा। तो तुम इसको इतने तरीके से जानते रहना। ई टोटल होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम, यानी जूल में एनर्जी दे दे तो ये फॉर्मूला। ई टोटल जो है वो होता है -313 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल, तो ये फॉर्मूला। ई टोटल जो होता है अगर वो -1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, यानी किलो जूल पर मोल में दे दे तो ये फॉर्मूला। तुम कहो मैं इसे नहीं याद रखूंगा सर, मैं तो एक ही याद रखूंगा, बदल डालूंगा। अबे बदलने पे आओगे बैंड बच जाएगी। जरा देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो कहो जूल में बदल दोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करके। बट जरा देखो अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब किलो कैलोरी में बदलना होगा और एटम को मोल में बदलना होगा, तो एटम को डिवाइड करोगे किससे 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर से, तब ये मोल में बदलेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले मल्टीप्लाई करोगे इससे तो जूल में बदलेगा, जूल से तुम उसे कैलोरी में बदलोगे, कैलोरी से फिर उसे 1000 से डिवाइड करके किलो कैलोरी में, तो पूरा टाइम तुम्हारा कैलकुलेशन में चला जाएगा। अगर कैलकुलेशन में बचना है तो दुनिया तुम्हें एक फॉर्मूले बताती है, मैं तुम्हें एक से ज्यादा फॉर्मूला सजेस्ट करूंगा कि अच्छे बच्चे हो तो इसको मेमोराइज करके रखना। आंसर जिसमें यूनिट हो धड़ से रख के लगा देना, तो तुम्हें क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये बात बहुत बेहतरीन है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दूं तुमको, ये देखो जैसे मान लो तुमसे कह दे कि जो है Li+2 के तीसरे शेल में, थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी है मान लो 20 किलो जूल पर मोल। तो बताओ कि Li+2 के फिफ्थ शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। तो इसको तो तुम झट से सॉल्व कर डालोगे, क्योंकि तुमको मैंने एक ट्रिक सिखा रखा है जो अभी नहीं बताया हूं। वही कि जैसे एक सेकंड रुको, उसको बता दूं फिर क्वेश्चन कराऊं। वेट, जैसे तुमने देखा रेडियस, जैसे तुमने देखा वेलोसिटी, वैसे ये चीज तुम एनर्जी में भी देख लो तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए आसान रहेगा। कौन सी चीज, जरा देखिए। एनर्जी का फॉर्मूला आया है क्या, E इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो E1 कितना हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो E इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले को E1 अपॉन n के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि जैसे किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के रेडियस को पहले शेल के रेडियस के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वैसे ही किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को पहले शेल के वेलोसिटी के फॉर्म में, और किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को पहले शेल के इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप बच्चों जरा गौर फरमाना और मेरी बात पे आना। आपसे कहे कि Li+2, दो तरीके से पूछे क्वेश्चन, कहे Li+2 के तीसरे शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 20 किलो जूल पर मोल। तो आप बताओ उसके पांचवें शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी। ये तो देखो आपको मालूम है E3 जो है वो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर था, तो E1 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। इरेज कर दिया हूं क्या, हाँ ठीक है, E1 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। तो E3 जरा देखो कितना दिया हुआ आपका, E3 आपको दिया है 20, E1 पूछ रहे हो 3, 3 3 जा 9, तो E1 कितना हो गया 180 किलो जूल पर मोल हो गया। ये तो बड़ी आसानी से कर दिए भाई, तुम तो बड़े स्मार्ट निकले। E1 इतना आ गया, अब E1 इतना आ गया तो E5 कैसे आ जाएगा, E1 अपॉन 5 का स्क्वायर, तो E1 कितना है 180, 5 का स्क्वायर 25, तो जरा देखो 25 और 5 3 15, 3 18, 3 5 30,
और 535 136 डेसिमल लगाया 572 किलो जूल पर मोल आ गया E5 की वैल्यू। अगर E5 की वैल्यू जरा देखो 72 किलो जूल पर मोल आ गया, तो अब जरा देखो तुमको आंसर मिल गया। इसी को अगर वो ऐसा कह देता तो तुम्हारी बैंड बच जाती। कहता Li+2 के तीसरे शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालो और उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो और उसका काइनेटिक एनर्जी निकालो, और सारी वैल्यूज में आंसर दिया हो किसमें, आंसर आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा, सपोज करो वो किलो जूल पर मोल में दिया है, अब तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम तो फार्मूला जानते हो कौन सा, तुम तो फार्मूला रट के आते हो -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और उसने क्या कह दिया, Li+2 के तीसरे शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालो, यूनिट होनी चाहिए किलो जूल पर मोल में। तो दो तरह के बच्चे होंगे, एक तो चूतिया नंदन होंगे, चूतिया नंदन लोग क्या करेंगे, वो तो पूरी कैलकुलेशन करेंगे। एक स्मार्ट बच्चा होगा, स्मार्ट बच्चा धड़ से कहेगा कि रंजीत सर ने मुझे क्या बताया था, रंजीत सर ने मुझे बताया था क्या, कि एक फॉर्मूला किलो जूल के भी फॉर्म में बताया था। वो क्या फॉर्मूला था, E = -1312 Z² अपॉन n²। ठीक है, बस धड़धड़ा के आ जाएगा हमको। E3 मिल जाए -1312 अपॉन 9, लिथियम है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 Z² अपॉन n² होता है, तो एटॉमिक नंबर भी 3 है और शेल भी क्या है, तीसरा है, तो 3 का स्क्वायर ये कट जाएगा। E3 कितना आ गया 1312। जैसे ही E3 आ गया तो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं E टोटल जो है वो -KE और PE/2 के बराबर होता है। तो E टोटल आ गया हमारा कितना, -1312 किलो जूल पर मोल। तो KE कितना आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 1312, और PE कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1312 इंटू 2। अरे भाई इसी कन्वर्जन की बदौलत से निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। इट इज वेरी सिंपल, और बहुत आसानी से सारी चीजें 1 बाय 1 करके कैलकुलेट की जा सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अब तीनों चीजें जानते रहना, एनर्जी एनर्जी लेकर के उड़ना नहीं है, कौन सी एनर्जी ये जानना बहुत जरूरी है, काइनेटिक की, टोटल की, पोटेंशियल। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, कहता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन अननोन शेल, किसी अननोन शेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और कह रहा है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड हमको दी है अननोन शेल ऑफ, वो भी एटम बता रहा है, हाइड्रोजन एटम है, उसकी स्पीड हमको दी हुई है, उसकी स्पीड दी है 1.09 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन अननोन शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस। कहता है कैलकुलेट करो, नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ दैट शेल, नंबर 2 एंगुलर मोमेंटम of electron in that shell, number 3 kinetic energy of electron in that shell, और नंबर 4 जो कैलकुलेट करना रहेगा, नंबर 4 है कि potential energy of electron in that shell, potential energy of electron in that shell, and the fifth one is the total energy of electron in that shell। ये 5 पॉइंट हमको कैलकुलेट करनी है, बहुत आसानी से आ जाएगा। हमको कह रहा है कि अननोन शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी, हम जानते हैं वेलोसिटी v = 2.18 इंटू 10⁻⁶, और z हाइड्रोजन है तो z1, और n पता लगाना है मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू दी हुई है 1.09 पुट कर दो इंटू 10⁶, 2.18 इंटू 10⁶, 1/n, तो 1/n कितना आ जाएगा 1.09 इंटू 10⁶, 2.18 इंटू 10⁶, ये इससे कट जाएगा 1/2, रेसिप्रोकल ले दोगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। n की वैल्यू 2 आई तो तुम्हें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में घूम रहा है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया, तो 2।
ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई होता है, n की वैल्यू 2 है तो h अपॉन 2 पाई, ये कट गया तो एंगुलर मोमेंटम जो आया वो h अपॉन पाई आ गया। दूसरा भी आंसर आ गया, दिस इज h अपॉन पाई। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। नो प्रॉब्लम, हम सबसे पहले निकाल देंगे इसका टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हम निकाल देंगे, कुछ नहीं दिया है तो -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। z की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगा, 2 2 जब 4 तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई -13.6 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 12, 1 13 16, 4 चौक 16, -3.4 आ गया, -3.4। अब जैसे ही टोटल एनर्जी आया -3.4 तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है माइनस ऑफ ई टोटल के बराबर, ये हो जाएगा 3.4। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 2 इंटू ई टोटल, तो ये क्या हो जाएगा 8.6। सारी चीजें कैलकुलेट होकर के आ जाएंगी आपके पास। इसी तरह से बहुत सारे डाइवर्सिटी क्रिएट कर सकता हूं, बट मुझे आपके सिलेबस का भी और समय का भी ध्यान रखते हुए काम को करना है। तो एक अच्छा क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, उसको भी करा देता हूं बच्चों। एक अच्छा क्वेश्चन ये है, जरा देखिए, अगर मुझसे कुछ इस तरह की बात करे घुमाने के लिए, कहे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल, कहां पर इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1920 जूल। कहता है कि इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी एनर्जी है। तो कहता है कि कैलकुलेट शेल नंबर, यानी कि कैलकुलेट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वेयर द एनर्जी यानी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 60 जूल। ध्यान से सुन लेना, फिर से रिपीट कर देता हूं। कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1920 जूल। तो कहता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैलकुलेट करो उस शेल का, कि कैलकुलेट द शेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बोथ आर सेम थिंग्स। कैलकुलेट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ दैट शेल वेयर द टोटल एनर्जी इज 60। तो रिमेंबर, एक चीज बहुत ध्यान से देख लो, ये जो दिया है वो तुम्हें दिया है पोटेंशियल एनर्जी, और ये पूछ क्या रहा है टोटल एनर्जी। कोई बात नहीं, कितनी आसानी से बात बनेगी, जरा देखो। हमको पोटेंशियल एनर्जी मालूम है तो हमको फर्स्ट शेल की टोटल एनर्जी नहीं मालूम हो जाएगी। अगर हम जानते हैं कि ई टोटल जो होता है उसका इंटू 2 पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो ई टोटल क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, यानी फर्स्ट शेल का ई टोटल कितना हो जाएगा 1920 अपॉन 2, तो 2 9 जा 18 और 960 आ गया, यानी कि हमको फर्स्ट शेल का ई टोटल मालूम पड़ गया। तो हमको मालूम है कि ई टोटल ऑफ nth शेल क्या होता है E1 अपॉन n का स्क्वायर। तो हमको फर्स्ट शेल का पता लग गया 960, और हमें उस शेल का पता लगाना है जहां पर टोटल एनर्जी हो 60। तो 1 अपॉन n स्क्वायर 60 अपॉन 960 कट गया, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेसिप्रोकल लोगे 4 आ जाएगी। यानी कि चौथे शेल में अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी जो होगी बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगी, वो 60 जूल के बराबर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, आप जरूर कुछ चीजों को सीख पाए होंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है बच्चों, थैंक यू।